दोस्तों आज हम जानेंगे कि कोई प्लेनेट अगर अस्त है तो वो अस्त भंग कैसे होगा। ठीक है, आज का टॉपिक यही है कि कैंसिलेशन ऑफ कॉम्बस्टन। ठीक है, कैंसिलेशन ऑफ कॉम्बस्टन जो अस्त भंग कैसे होगा उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए दोस्तों कि हम जानते हैं कि सूर्य देवता से अगर कोई प्लेनेट एक सर्टेन डिग्री डिस्टेंस में आ जाए तो वो प्लेनेट जो है अस्त हो जाता है। इनमें क्या क्या हो सकता है, राहु केतु को छोड़ के बाकी जितना भी प्लेनेट हो वो अस्त हो जाता है। ठीक है, सूर्य से एक सर्टेन डिग्री डिफरेंस में। ठीक है, अगर मून हो, ठीक है, अगर मून हो तो मून 12 डिग्री में अस्त हो जाएगा। ठीक है, मून हो जाएगा अस्त 12 डिग्री में। और फिर इसी तरह मंगल है, मंगल देवता है वो है 17 डिग्री में मंगल देवता अस्त हो जाएगा। फिर बुध देवता, बुध देवता है, बुध देवता जो यहाँ पर 14 डिग्री में बुध देवता ये अस्त हो जाएगा। फिर शुक्र देवता 10 डिग्री में अस्त हो जाएगा। शुक्र जो है वो 10 डिग्री में अस्त हो जाएगा। शुक्र देवता 10 डिग्री में अस्त हो जाएगा। और गुरु देवता 11 डिग्री में गुरु देवता अस्त हो जाएगा। और शनि देवता जो है यहाँ पर 15 डिग्री में सूरज के साथ अस्त हो जाएगा। ये अगर मार्च में चलता है, ठीक है, ये अस्त हो जाएगा। और यहाँ पर एक कंडीशन भी है कि ये बुध देवता और शुक्र देवता जो है वो बुध और शुक्र देवता, बुध देवता 12 डिग्री में बकरी हो जाता है सूरज के साथ। 12 डिग्री में बुध देवता बकरी हो जाएगा। फिर शुक्र देवता 17 डिग्री में बकरी हो जाएगा, बकरी हो जाएगा। ये इसलिए लिखा कि ये आने वाले समय में हम जानेंगे कि ये किस लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, सूर्य से चंद्र देवता 12 डिग्री में अस्त हो जाता है, मंगल 17 डिग्री में अस्त हो जाता है। फिर बुध देवता 14 डिग्री में अस्त हो जाता है, शुक्र देवता 10 डिग्री में, गुरु देवता 11 डिग्री में और शनि देवता 15 डिग्री में अस्त हो जाता है। फिर शुक्र के साथ, सूर्य के साथ बुध 12 डिग्री में बकरी होता है, शुक्र देवता 17 डिग्री में बकरी होता है। तो ये था, ये होता है कि कितने डिग्री कितना अंश में ये अस्त हो जाता है। तो हम लोग का टॉपिक है क्या, हम लोग का टॉपिक है अस्त भंग कैसे होता है, उसके बारे में हमें जानना है। आइए समझते हैं। अगर सूरज किसी राशि में डेविलेटेड है, मतलब नीच का है, अगर उस राशि का, ये पहला है, ये पहला कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1। अगर सूरज देवता किसी राशि में नीच का है, अगर वो राशि अधिपति अगर सूरज देवता के साथ उसी राशि में अस्त हो गया हो, या कोई उच्च का प्लेनेट उसी राशि में हो जहां पर सूर्य देवता नीच का हुआ है और वो उच्च का प्लेनेट अगर अस्त हो जाता है, तो यहाँ पर या दृष्टि भी हो, या शुक्र का दृष्टि हो, या शुक्र का, या जो भी प्लेनेट उस राशि का अधिपति है उसका दृष्टि हो, या जो प्लेनेट वहां पर उच्च का है वो भी अगर हो, तो फिर सूरज का जो अस्त है वो भंग हो जाएगा। ठीक है, समझेगा। ये क्या होगा कि अगर सूरज देवता जिस राशि में नीच का है, in a particular भाव, and भाव अधिपति and भाव अधिपति and
प्लेनेट उच्च एट देयर हाउ then and if the planet is combat the conversion is cancelled. Conversion is cancelled. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सूरज जैसा जिस राशि में है, अगर सूरज जैसा जिस राशि में नीच का है, ठीक है, सूरज जैसा जिस राशि में नीच का है, उस राशि में अगर कोई ग्रह उस राशि का अधिपति साथ में हो, या उस राशि में अगर कोई ग्रह उच्च का हो, अगर वो प्लेनेट अगर अस्त हो जाए तो यहाँ जो अस्त है वो कैंसिल हो जाएगा। आइए कुंडली के माध्यम से हम लोग समझते हैं। सपोज हम लोग एक तुला लग्न की कुंडली लेते हैं। यह है तुला लग्न की कुंडली। तुला लग्न की कुंडली में सूर्य देवता है, सूर्य देवता यहाँ पर नीच का हुआ, ठीक है, सूर्य देवता नीच का हुआ। अगर तुला लग्न की कुंडली में शुक्र देवता हो या शनि हो, तो यहाँ पर शनि उच्च का हुआ, शुक्र देवता का अपना ही घर है। अगर ये शुक्र या शनि में अगर दोनों अगर अस्त हो जाए तो वो अस्त भंग हो जाएगा, ठीक है, ये अस्त भंग हो जाएगा। ये अस्त का दोष जो है शुक्र और शनि पर एप्लीकेबल नहीं होगा और ये अप्लाई होता ही नहीं है। तो यहाँ पर अगर शुक्र के साथ लोगों का डिफरेंस भी कम है, फिर भी ये अस्त नहीं होगा। अगर अस्त हुआ भी तो क्या होगा कि ये अस्त का दोष नहीं लगेगा, ये कैंसिलेशन हो जाएगा, ये कॉम्बस्टन जो है वो कैंसिलेशन हो जाएगा, अस्त भंग हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हम कहीं पर भी देख सकते हैं। सपोज हम ये तुला लग्न में ये देखा, और ये सिर्फ तुला में ही एप्लीकेबल हो सकता है कि सूरज देवता जो है तुला राशि में ही नीच का होता है। आइए दूसरा कंडीशन क्या है वो हम समझते हैं। तो आ गया पहला कंडीशन समझ में। तो अब दूसरा कंडीशन हम समझेंगे कि अगर कोई प्लेनेट दिग्बली हो, ठीक है, दिग्बली हो और वो प्लेनेट सूरज के साथ दिग्बल में ही हो, तो भी वो अस्त जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। दिग्बली ग्रह जो है वो सूरज का जो अस्त है वो कैंसिल कर देगा। आइए समझते हैं कुंडली की माध्यम से। यहाँ पर हम जानते हैं कि गुरु और बुध देवता जो है वो लग्न में, गुरु बुध लग्न में दिग्बली होता है। फिर चंद्र देवता, चंद्र और शुक्र 4th हाउस में दिग्बली होता है। फिर मंगल जो है वो 10th हाउस में होता है, और शनि जो है वो 7th हाउस में दिग्बली होता है, ठीक है। अभी इन लोगों का कारण में सूरज देवता बच जाए, ठीक है, सपोज यहाँ पर सूरज देवता है, तो भी यहाँ पर गुरु और बुध का जो अस्त का दोष है वो नहीं लगेगा, वो कैंसिल हो जाएगा। अगर सूरज यहाँ पर हुआ, चंद्र और शुक्र को अस्त कर दिया, यहाँ पर भी अस्त का दोष नहीं लगेगा, वो भी भंग हो जाएगा। अगर यहाँ पर हुआ शनि पश्चिम में दिग्बली है, तो यहाँ पर भी वो अस्त जो है अस्त का दोष नहीं लगेगा, वो भंग हो जाएगा। अगर यहाँ पर अगर हुआ सूर्य देवता, यहाँ पर भी मंगल को वो अस्त नहीं कर पाएगा, वो
अस्त जो है वो भंग हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो दिक्बली ग्रह के ऊपर अगर दिक्बली ग्रह और उस भाव में दिक्बली हो, साथ में सूरज देवता भी हो, तो भी वो अस्त जो है वो भंग हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम तीसरे नियम के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तीसरा नियम क्या है? सपोज किसी प्लेनेट को सूरज देवता ने अस्त कर दिया। ठीक है, सपोज यहाँ पर जो है दिग्बली, यहाँ पर एक बुध है, बुध के साथ सूरज देवता है, तो बुध को सूर्य देवता ने अस्त कर दिया। यहाँ पर अगर गुरु हो, यहाँ पर अगर गुरु हो या कोई भी शुभ प्लेनेट हो और वो अगर बलि हो, बलि शुभ प्लेनेट हो, एक्सपेक्टिंग बलि शुभ प्लेनेट, एक्सपेक्टिंग बलि शुभ प्लेनेट अगर हो और वो अगर सद्बल में बलि हो, वर्गों में बलि हो, शयनदी अवस्था में बलि हो, सब जगह से बलि हो, और वो अगर अस्त प्लेनेट को दृष्टि दे, अस्त प्लेनेट को देखे, तो फिर वो अस्त जो है वो भंग हो जाएगा। ये है 3 नंबर फॉर्मूला। ठीक है, अब आइए हम 4th फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। ये सिर्फ बुध और शुक्र में ही अप्लाई होगा, बुध और शुक्र में अप्लाई होगा। अगर कोई प्लेनेट अस्त हो, साथ ही साथ वो बकरी हो और सूर्य के साथ हो, तो ये बुध और शुक्र का क्या होगा? अस्त भंग हो जाएगा। सपोज बुध यहाँ पर भी है, बुध यहाँ पर है, उन लोगों का कितना डिग्री डिफरेंस होगा? बुध सूरज से अगर बुध देवता 14 डिग्री के बीच में रहे तो अस्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर बुध देवता बकरी हो, बुध देवता बकरी हो, बुध देवता कितने अंश तक बकरी होता है? 0 से 12 डिग्री तक, सूरज से 12 डिग्री के अंदर तक बुध देवता बकरी होता है। अगर बुध देवता यहाँ पर बकरी हो तो बुध को अस्त का दोष लगेगा नहीं, यहाँ पर अस्त भंग हो जाएगा। सपोज शुक्र के साथ सूर्य हो और शुक्र देवता बकरी हो, तो यहाँ पर जो है ये अस्त का दोष नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या होगा? ये अस्त भंग हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये 7 फॉर्मूला यूज करके हम जान सकते हैं कि किन किन परिस्थितियों में अस्त का दोष नहीं लगता है, अस्त भंग हो जाता है, कैंसिलेशन और कॉम्बर्सन हो जाता है। किस तरह हमने आज जाना। तो यही था सिंपल फॉर्मूला। आप लोग भी अपनी कुंडली में लगाइए या किसी और की कुंडली में लगाइए। देखने से तो लग रहा था कि वो अस्त है, वो खराब रिजल्ट लेगा, वो रिजल्ट देने की कैपेसिटी नहीं रहेगा। ऐसा होता नहीं है, इसे हमें पहले जानना होगा, फिर अच्छी तरह से परखने के बाद ही हम बोल सकते हैं कि कोई प्लेनेट अगर अस्त भी हुआ है तो उसका अस्त का तोड़ है कि नहीं, अस्त भंग हो रहा है या नहीं, हम जान सकते हैं तो कुंडली के माध्यम से। तो आज का वीडियो हम यही विराम देते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके लिख सकते हैं। धन्यवाद।